ऐसे कुछ प्रमाण मिलते हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि विकसित रूप में पहली बार पनडुब्बी भारत में बनी। एक फ्रांसीसी लेखक जूल्स वर्ने, जिन्होंने 1870 में एक किताब लिखी जिसका नाम था 20,000 लीग्स अंडर द सी, और इस किताब में उन्होंने एक पनडुब्बी के कप्तान की चर्चा की है जिसका नाम है कैप्टन नीमो। लेकिन उन्होंने पहली किताब में इस पर चर्चा नहीं की कि वो कप्तान किस देश से था या वो कौन था। लेकिन 5 साल के बाद उनकी एक किताब और आती है जिसका नाम था द मिस्टीरियस आइलैंड, जिसमें उन्होंने विस्तृत रूप में ये बताया है कि कैप्टन नीमो का असल में नाम था प्रिंस दक्कर, जो मध्य भारत के किसी राजा के राजकुमार थे, यानी उनकी संतान थे। और उन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और क्योंकि 1857 की क्रांति विफल हो गई थी और अंग्रेज़ उसमें विजयी हुए थे, इसलिए प्रिंस दक्कर की फैमिली उस युद्ध में मारी गई। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि प्रिंस दक्कर एशिया और यूरोप को घूम घूम कर काफ़ी कुछ नॉलेज इकट्ठा कर चुके थे और इंजीनियरिंग में भी उनको काफ़ी महारत थी, तो उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और उन्होंने एक विशेष रूप से एक जहाज़ का निर्माण किया जो पानी के नीचे चल सकता था, और उसका नाम रखा नॉटलेस। जी हाँ, यही था दुनिया का पहला सबमरीन नॉटलेस। और कहते हैं कि उसके बाद उसी नॉटलेस से उन्होंने ज़मीन छोड़ दी और पानी के अंदर दुनिया की यात्रा पर निकल गए। साहित्यिक साक्ष्य। द मिस्टीरियस आइलैंड अध्याय 8 और अध्याय 15 में वर्ने लिखते हैं कि दक्कर ने विज्ञान, इंजीनियरिंग, नौसैनिक तकनीक का अद्वितीय ज्ञान अपने यूरोप और एशिया के यात्राओं के दौरान सीखा था। उन्होंने इस ज्ञान का उपयोग कर एक स्वयं निर्मित पनडुब्बी बनाई जिसका डिज़ाइन उस समय के किसी भी वास्तविक जहाज़ से बहुत आगे था। नॉटलेस को उन्होंने समुद्र तल में गुप्त शिपयार्ड में तैयार कराया था, जिसमें न तो किसी देश का झंडा था और न कोई राष्ट्रीय निष्ठा वाला चिन्ह, बस ये स्वतंत्रता थी। नॉटलेस मिली कहाँ से? यह असल में किसी देश की देन नहीं थी, यह पूरी तरह नीमो और उनके चुनिंदा वैज्ञानिक इंजीनियर साथियों का आविष्कार था। वर्ने ने लिखा था कि उनका लोहे का ढांचा, इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम और हथियार, सब कुछ उन्होंने निजी तौर पर डिज़ाइन किया। यानी ये कहानी सिर्फ साहित्यिक रोमांच नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक बयान भी है। एक भारतीय राजकुमार जिससे साम्राज्यवाद ने सब कुछ छीन लिया, विज्ञान की ताकत से समुद्र को अपना राज्य बना लिया उसने। अब हम आगे बढ़ते हैं पनडुब्बियों के आधुनिक विकास की ओर, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से सत्य माना जाता है। कल्पना कीजिए, आप सैकड़ों मीटर गहरे पानी में हैं, चारों तरफ सन्नाटा, ऊपर सतह पर लहरें हिल रही हैं और यहाँ गहराई में एक स्टील का विशालकाय जहाज़ दुश्मन की नज़रों से पूरी तरह गायब। ये है पनडुब्बी, युद्ध का वो हथियार जिसने महासागरों के खेल को हमेशा के लिए ही बदल दिया। पनडुब्बी का सपना नया नहीं है। 1500 के दशक में लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसे जहाज़ का डिज़ाइन बनाया जो पानी के नीचे रह सकता था। हालांकि वो कभी बनाई नहीं गई, लेकिन ये सोच भविष्य के लिए बीज बो रही थी। 7वीं शताब्दी में कॉर्नेलियस ट्रेवल ने इंग्लैंड के राजा के लिए लकड़ी की नाव बनाई जो थोड़े समय के लिए पानी के नीचे रह सकती थी। यही था पहला असली सबमरीन प्रयोग। 1800 के दशक में औद्योगिक क्रांति के साथ मेटल वर्क और इंजन की तकनीक में ज़बरदस्त विकास हुआ। पनडुब्बियाँ अब लकड़ी की नहीं, लोहे की बन रही थी। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान एच.एल. हेनले नाम की पनडुब्बी ने इतिहास रच दिया। पानी के नीचे हमला कर दुश्मन का जहाज़ डुबो दिया। ये पहला रिकॉर्डेड सबमरीन किल था। भले ही इस हमले में खुद पनडुब्बी भी डूब गई हो। पहला विश्व युद्ध पनडुब्बियों का असली युद्ध मैदान बना। जर्मनी के यू बोट ने समुद्री रास्तों पर कहर मचा दिया। ये जहाज़ छुपकर दुश्मन के कार्गो, युद्धपोत को टॉर्पीडो से निशाना बनाता था। इसे कहते थे इनविजिबल किलर। दूसरे विश्व युद्ध में पनडुब्बी तकनीक और आगे बढ़ी।
बेहतर इंजन, ज़्यादा रेंज और बेहतर टॉर्पीडो सिस्टम अमेरिका, जर्मनी, जापान सबने इस पानी के नीचे छिपे हथियार का इस्तेमाल किया। इस दौर में सोनार का जन्म हुआ। पनडुब्बियों की इस रेस में एक नए खिलाड़ी का जन्म होता है और आता है यूएसएस नॉटलेस। 1954 में दुनिया की पहली न्यूक्लियर पनडुब्बी बनी। अब पनडुब्बियां हफ्तों तक नहीं बल्कि महीनों तक पानी के नीचे रह सकती थी। कोल्ड वॉर के समय अमेरिका और सोवियत यूनियन ने बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स बनाई जो पूरे महाद्वीप को नष्ट करने में सक्षम थी। इन्हें समुद्र का डूम्सडे वेपन भी कहा जाता है। आज की पनडुब्बियां सिर्फ हथियार नहीं हैं बल्कि तैरते हुए रिसर्च सेंटर्स हैं। सोनार सिस्टम, स्टील्थ कोटिंग, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन जैसी तकनीक इन्हें और भी घातक बना रही। भविष्य में पनडुब्बियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ नियंत्रित होंगी, बिना चालक दल के महीनों मिशन पूरा करेंगी और ऊर्जा के लिए फ्यूजन रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगी। शायद आने वाले दशक में ये समुद्र की गहराई से स्पेस के एक्सप्लोरेशन के लिए भी इस्तेमाल हो। समुद्र की अंधेरी गहराइयों में जहाँ रोशनी भी नहीं पहुँच सकती, वहाँ मानव की कल्पना और तकनीक का ये अद्भुत मेल हमारे साहस और खोज की भूख का प्रमाण है। पनडुब्बियाँ सिर्फ मशीन नहीं, ये मानव जिज्ञासा का सबसे रोमांचक अध्याय है।